चलिए अब शुरू करते हैं। हमने आपको लास्ट टाइम डिहाइड्रेशन बताया, हाइड्रोलाइसिस बताया, सब बताया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड जनरली 3 टाइप के आपके होते हैं। एक होते हैं एसिडिक, दूसरा होते हैं बेसिक, तीसरा होते हैं एम्फोट्रिक। ध्यान दीजिए, एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, एक बेसिक ऑक्साइड होता है, एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है। अगर हम बोलें कि भैया एसिडिक ऑक्साइड किसको कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, समझिए इस बात को। कहेंगे कि अगर ऑक्साइड में H2O ऐड कर दे और ये एसिड दे दे, क्या काम ने, ऑक्साइड में H2O जोड़ दें और ये एसिड दे दे, तो इसको हम लोग कहने वाले हैं एसिडिक ऑक्साइड। समझे कुछ? सीधा सा मतलब है, जैसे आपने क्या किया, N2O5 किया था आपने, तो इसमें जैसे आपने H2O ऐड किया था, आपका हो गया था HNO3, याद है? तो इसको हमने बहुत बताया था, बहुत सारा हाइड्रोलाइसिस हमने ऑक्साइड का किया था, तो बहुत सारा आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। अब यहाँ जो बेसिक में क्या होगा, बेसिक में बस उतना कहेगा कि अगर ऑक्साइड दे दिया जाए और H2O के साथ रिएक्शन कर दिया जाए तो ये बेस बन जाए। जैसे हम लोग बात करें MgO को जैसे H2O के साथ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है MgOH होल ट्वाइस। तो यानी कहने का मतलब बस इतना है कि जिस ऑक्साइड में अगर H2O जोड़े तो एसिड बन जाए, वो कहलाएंगे आपके एसिडिक ऑक्साइड। जिस ऑक्साइड में H2O जोड़ने के बाद बेस बन जाए, उसको हम लोग कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। अब आपका जो इंपॉर्टेंट बात है बचता है, वो बचता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। समझे इस बात को? काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली कई बार पूछ देते हैं कि बताओ एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास ऑक्साइड है और इसमें हम H2O ऐड करें तो एसिड भी आ सकता है और बेस भी आ सकता है। समझे इस बात को? ऐसा ऑक्साइड जिसमें H2O ऐड करने पर एसिड भी दे सकता है और बेस भी दे सकता है, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। सीखे इस बात को? तो अब बहुत मुश्किल वाली बात है कि सर एम्फोट्रिक ऑक्साइड को पहचानेंगे कैसे? तो आप बिल्कुल ध्यान से मैं बताता हूं आपको कि आखिर एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता क्या है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि एम्फोट्रिक एलिमेंट का जो ऑक्साइड होंगे, सुनिए इस बात को, एम्फोट्रिक एलिमेंट का जो ऑक्साइड होंगे, एम्फोट्रिक एलिमेंट जो होंगे वो ऑक्साइड उसका एम्फोट्रिक ही होंगे। यानी सीधा सा मतलब एक वर्ड में कहिए, एम्फोट्रिक एलिमेंट का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। एम्फोट्रिक एलिमेंट का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। चलिए, तो एम्फोट्रिक एलिमेंट कैसे जानते हैं, तो हम लोग इसके लिए देखते हैं एम्फोट्रिक एलिमेंट। एम्फोट्रिक एलिमेंट हमने आपको क्या बता के रखा है, सुनिए। हमने आपको सिखाया था, कहा था हमने सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। देखिए, हमने आपको क्या कहा था, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। अब मुझे बताइए, सब जैसे बोलते हैं आपके दिमाग में कौन सा एलिमेंट आता है? सब। सोचिए आप, तो आपके दिमाग में आएगा सब, SB, सब।
तो Sb एलिमेंट जो है ये आपके एम्फोट्रिक एलिमेंट है, इसका ऑक्साइड जो होगा वो भी एम्फोट्रिक होगा। जन बोले तो कौन से वर्ड आपके ध्यान में आता है, कौन से एलिमेंट? तो ये आता है आपका Zn, सब जन। की को हमने ऐसे ही लिखा था सेंटेंस बनाने के लिए। अगर मैं बोलूं आस तो क्या कहेंगे? आस का कौन सा मतलब होता है? आस मीन्स तो कहेंगे एस, आस। सुनो तो क्या कहेंगे आप? एसएन, सुनो। कहेंगे प्रभु तो आप क्या कहेंगे? पीबी। और अगर मैं कहूं अल्लाह तो क्या कहेंगे आप? एएल। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ये आपके एम्फोट्रिक एलिमेंट है और इसका जो ऑक्साइड होगा वो भी आपका एम्फोट्रिक होगा। बिल्कुल ध्यान से देखें। और इसमें एक और जोड़ना चाहे तो Be जोड़ दें, ये भी आपका एम्फोट्रिक ही बनाता है। तो ये सारे एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड आपको देखना है और बोल देना है कि ये एम्फोट्रिक है। जैसे मान लो कि कहीं आपको मिल जाए, देखिए कहीं आपको इस सारे एलिमेंट का कहीं मान लो SbO आ जाए या SbO2 आ जाए तो ये दोनों के दोनों ऑक्साइड एम्फोट्रिक होंगे, सब है। अगर मान लो Al2O3 आ जाए तो ये भी आपके एम्फोट्रिक होंगे। मान लेते PbO आ जाए तो भी ये आपके एम्फोट्रिक है, BeO आ जाए तो भी ये आपके एम्फोट्रिक है। तो सिर्फ एक वर्ड ध्यान में रखना है, एम्फोट्रिक एलिमेंट का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होंगे। क्या कहा हमने? समझे इस बात को? इसको हमने कहा, समझे क्या कहा हमने? हमने कहा, इसको लिख लीजिए आप, एम्फोट्रिक एलिमेंट का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होंगे। बिल्कुल अच्छे से देखिए, हमने क्या लिखवाया आपको? एम्फोट्रिक एलिमेंट का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, एम्फोट्रिक एलिमेंट का हमने टेक्निक बता दिया है। आप एम्फोट्रिक एलिमेंट को याद कर लीजिए, उसका ऑक्साइड जो होगा वो भी आपके एम्फोट्रिक होंगे। देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको और क्या पूछता है? नेक्स्ट चीज और आपको पूछता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर की तो आप बात छोड़ो, सबसे पहले आपको पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो आप क्या कहेंगे? अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, अपने आप को नहीं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है? दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना, दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना। सुनिए, कोई भी एलिमेंट दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को कब बढ़ाएगा? जब वो खुद अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ा सकता है। याद रखिए, कोई भी एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडेशन स्टेट कब कराएगा? जब अपना ऑक्सीडेशन नहीं बढ़ा पाएगा। अब बताइए कि कोई एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर कब नहीं बढ़ा पाएगा? तो जब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सुनिए, अगर कोई एलिमेंट है, उसका कंपाउंड बना है और उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, तो वो एलिमेंट होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा हमने? सुनिए और इसको लिख लीजिए,
यदि किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, सुनिए, यदि किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो तो आपके होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे इस बात को? अगर इसी को मैं एक तरीके से बोलूं तो उल्टा होगा कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएगा, मीन्स अपने को नहीं घटाएगा, मीन्स ये होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बस आपको इतना ध्यान देना है, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होंगे, और जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आपके होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बिटवीन आ जाए तो क्या कहेंगे? अगर बिटवीन आ जाए तो ये बोथ हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर बीच में आ गए तो ये दोनों कर सकता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। यानी सामने वाला अगर कमजोर आ गया तो डोमिनेट कर जाएगा, अगर सामने वाला मजबूत आ गया तो अपने आप को पीछे कर लेगा। तो देखिए, तो ये आपके कहानी है। अब आइए इसके ऊपर सवाल देखते हैं, ताकि आपको जो एग्जाम में सवाल आए उसको आप कर पाए। देखिए, अगर मैं बात करूं, कंपाउंड आपके दिए हुए हैं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। आइए, तो देखिए, सबसे पहला मैं बात करूं कि अगर मान लो कि मैं फास्फोरस का एसिड दे रहा हूं, देखिए फास्फोरस का दे रहा हूं, सल्फर का दे रहा हूं, क्लोरीन का दे रहा हूं, 3 का मैं देता हूं और रेस्ट का आप खुद करेंगे। तो 3 को आप समझिए किस तरीके से हम लोग समझेंगे। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो क्या कहेंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है, हमने आपको तरीका बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होता है वो ग्रुप 2 ग्रुप -8 होता है। तो क्या कहेंगे 5 to 5 - 8, तो कितना 5 to -3, यानी कितना -5 5 4 -1 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। देखिए, अगर आप फास्फोरस के केस को डील करेंगे और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाए 5 आ जाए तो वो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका -3 आ जाए वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन आ जाए तो ये बोथ होंगे, बोथ बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। आई उसी तरीके से सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो रेंज होता है वो होता है 6 to -2, यानी 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2। अब देखिए, अगर सल्फर में किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर -2 आ जाए तो वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और बीच में जो भी आएंगे उसमें क्या होंगे, बोथ। उसी तरीके से क्लोरीन का कहें तो ये 7 से -1 तक होंगे, बीच में आपका तो है ही। तो जो मैक्सिमम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो मिनिमम है वो रिड्यूसिंग एजेंट, बीच वाले बोथ होंगे। कुछ एग्जाम्पल देखिए, कई बार सवाल आए हुए हैं इस टॉपिक से, इसलिए अच्छे से करिए इसको। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताएं, हमने आपको दिया PH3, हमने दिया H3PO3, हमने दिया H3PO2 और हमने दिया H3PO4। इसमें मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, और किस में बोथ नेचर है। तो अगर आप बात करें PH3 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -3। H3PO3 करें तो ये होगा +3, H3PO2 करें तो +1, और ये करें तो 5। निकाल के देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने आपको क्या कहा, अगर मैक्सिमम है तो ये होंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मिनिमम है तो ये आपके होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और बीच वाले में बोथ नेचर होंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ना है।
अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे पास दिया है H2SO4 और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है या बोथ है, तो क्या कहेंगे आप कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लूं मैं, 2H प्लस X प्लस 4 ऑक्सीजन है, सबको ऐड करने पर कितना आता है? बचपन से आप लोग जानते हैं 0 होता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ये होता है +1 प्लस X प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूं 2 प्लस एक्स माइनस 8 बरोबर 0 तो क्या कहूँगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। आप मुझे बताइए कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने आपको कितना बताया? तो आप कहेंगे सर 6 बताया आपने, तो अगर मैक्सिमम में हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यानी H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई डाउट वाली बात ना है। अगर मैं बात करूं कि आप मुझे बताओ HClO2, अगर कहीं लिखा है HClO2 तो क्या होगा ये? तो आप क्या कहेंगे कि देख लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप मान ले, 1 हाइड्रोजन है आपके पास, क्लोरीन को X माना, 2 ऑक्सीजन है इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का +1 प्लस X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना भाई? +3। अगर x इक्वल टू +3 है यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +3 है, तो मैक्सिमम है या मिनिमम? पहले ये आप मुझे बताओ। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ना तो ये मैक्सिमम है और ना ही ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं है तो ये बिटवीन है, और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो बिटवीन होता है वो बोथ नेचर प्ले करता है, यानी बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो हमने आपको क्या बताया? अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम हो रिड्यूसिंग, अगर बीच में आ जाए तो, बीच में आ जाए तो बीच में आने वाला बीच में आ जाएगा। चलिए तो और कुछ एग्जांपल देखें। अब देखिए, अगर मान लो कि मैं आपको पूछता हूं, मैंने आपको दे रखा है HNO3 और HNO2, मैं पूछता हूं इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? आप क्या कहेंगे? बताएं मुझे। तो हम क्या कहने वाले हैं? ये +5, ये +3, और इधर दिया हुआ है आपका NH3। देखिए तो क्या कहने वाला हूं, ये +5 +3 और ये -3 कैसे ला दिए भाई हम? ये आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कुछ नहीं करना है आपको, सेंट्रल एटम को X मान लेना है और जो साइड में उसको लिख लीजिए, साइड में इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1 होता है, +X +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होने वाला है? X इज इक्वल टू ये होंगे +5। अगर x इज इक्वल टू +5 है तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है नाइट्रोजन का, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो ये आपके होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं नाइट्रोजन के मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो ये आपके हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और +3 क्या होंगे? इसके बीच में होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो हमें बताइए, क्या आज आपने एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड सीखा? तो आपको उसमें से एम्फोट्रिक ऑक्साइड रेगुलर पूछ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक। 4 ऑक्साइड देंगे और उसमें से कहेंगे कि इसमें आप मुझे बताओ
कि कौन सा ऑक्सीडेशन मतलब कौन सा ऑक्साइड है जो कि मतलब क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक है, एसिडिक है, बेसिक है। दूसरा आपको हमने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कौन होंगे, रिड्यूसिंग कौन होंगे, दोनों कौन होंगे? तो हम लोग कहेंगे कि जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग होगा और रिड्यूसिंग होगा, उस केस में दोनों आएंगे। अब देखिए, अब केस आएंगे आपके कंपैरिजन वाले। अगर एसिडिक है तो ज्यादा एसिडिक कौन है, अगर बेसिक है ज्यादा बेसिक कौन है? एम्फोट्रिक में तो आना ही नहीं है आपको, एम्फोट्रिक में लेकिन आपको कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा होगा। उसके बाद आपको कंपैरिजन करने आएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो थोड़ा सा हम देते हैं, इसको आप आराम से कर लीजिएगा। देखिए, तो पहला मैं बात कर देता हूं एसिड बेस की। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो देखिए सीधा सा मतलब है, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितना बढ़ता है, सुनिए इस बात को, किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितना बढ़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप बढ़ जाता है। हमने क्या कहा कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम जितना बढ़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप बढ़ जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ जाता है और पीएच आपका घट जाता है। बस इस बात को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने क्या कहा, किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन एटम की संख्या बढ़ा दें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होता है। जनरली मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, तो क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा, पीएच उतना कम। तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लें, अगर विदाउट सॉल्वेंट की मैं बात करूं, जैसे मान लो कि मैं आपको बात करूं HNO3 और HNO2। अब देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज़्यादा किसका कम, तो क्या कहेंगे, इसमें 3 ऑक्सीजन इसमें 2 ऑक्सीजन, तो HNO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा HNO2 का। अगर कोई बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने जानते तो भी देख लीजिए, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन ज़्यादा तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपके HNO3 का ज़्यादा होंगे HNO2 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सवाल आप मुझे कर दो। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपके पास दिया है HClO2, क्वेश्चन आपका है HClO2, HClO3, HClO और HClO4। तो सबसे पहला काम करना है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा आपको करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, और तीसरा आपको करना है पीएच। वीडियो को 1 मिनट पॉज करें, रोकें और अपने से बना के मिला लीजिए। अगर आपसे ये सवाल बन जाता है तो आप समझ गए, अगर नहीं बनता है तो आप फिर से देखिए और समझिए। हमने क्या कहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, तो क्या कहेंगे, HClO4 का ज़्यादा है, तब HClO3 का है, तब जाके HClO2 का है, और लास्ट में आपका HCO है। अगर ऐसा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ करने की ज़रूरत ना है आपको, बस आपको सेम टू सेम उतारना है। पीएच क्या होंगे, जितना अच्छा एसिड होता है पीएच उतना कम होता है, तो बस उल्टा कर देना है। तो क्या आप सीखे? कोई डाउट है?
तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे से देखिए और इतना जितना सारा सवाल आप क्वेश्चन बैंक को पलटाइए, जितना सवाल आज तक पूछा है आप करिए और देखते रहिए। थैंक यू।